हेलो स्टूडेंट, सो आज हम फिज़िक्स के ब्रेनस्टॉर्म पेपर का टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 आइडेंटिकल वेसल कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आर प्लेस्ड इन 3 लिफ्ट। 3 लिफ्ट है, एक लिफ्ट ए है, एक लिफ्ट बी है और एक लिफ्ट मेरे पास सी है। लिफ्ट ए अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, लिफ्ट बी डाउनवर्ड लिफ्ट ए इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट बी डाउनलेटिंग, और इस लिफ्ट सी का वेलोसिटी कांस्टेंट यानी इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। और कह रहा है कि इन तीनों में एक सेम अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, फिलअप है, यानी यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिलअप है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिलअप है और यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिलअप है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रेशर एट डेप्थ h, इससे h हाइट पर मान लेते हो, ये हाइट मेरे पास h हाइट हो गया, तो इस हाइट पे इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर और इसी हाइट पे इस पॉइंट पे प्रेशर, ये पूछ रहा है कितना होगा। और इस पॉइंट पे प्रेशर ये PA बोल रहा है, ये PB इस पॉइंट पे प्रेशर बोल रहा है, इस पॉइंट का प्रेशर PC बोल रहा है। तो PB, PA, PB और PC में मुझे रिलेशन बेसिकली निकालना है। तो इसमें से आपको एक बेसिक आइडिया लेना है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर होता, ठीक है, लेट सपोज एक कंटेनर है और उसमें कोई लिक्विड भरा है और h डेप्थ पे आप बात करें तो यहाँ पे प्रेशर हो जाता है रो जी एच लिक्विड के वजह से, ठीक है। ये g होता है मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट जैसे ही आप यहाँ पे इस लिफ्ट को एक्सेलरेट ऊपर कराते हो तो यहाँ पे जो g इफेक्टिव आता है वो आता है g प्लस ए, यहाँ पे जो g इफेक्टिव आएगा वो आएगा g माइनस ए, और यहाँ पे जो g इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 है तो g इफेक्टिव g के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो आप कितना लिखोगे, रो g प्लस ए एच। पी बी पे प्रेशर लिखोगे रो g माइनस ए इंटू एच, और रो सी पे जो प्रेशर लिखोगे, सी पे लिखोगे रो जी एच, सही है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट ए का होगा, सबसे कम प्रेशर होगा पॉइंट बी का, और उसके बीच में प्रेशर होगा सी का। तो पी ए सबसे ज़्यादा होगा, फिर पी सी या फिर पी बी, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। क्या इस पॉइंट से एग्री हो, ठीक है। तो बस एक फॉर्मूला आपके पास दिमाग में होना चाहिए, रो जी एच होता है, जी होता है जी इफेक्टिव। लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन तो सूडो फोर्स की वजह से यहाँ पे एक एक्सेलर जी इफेक्टिव आता है, वो आता है जी प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन in straight line, the percentage increase of displacement of particle 9 second compared to that in the immediate previous second। 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, किसके कंपैरिजन में परसेंटेज निकालना है, उसके इनिशियल यानी S8 का मतलब क्या हुआ कि t इजकल टू 7 से t इजकल टू 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 8 है, और t इजकल टू 8 से t इजकल टू 9 तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 9 सेकेंड में, ये S9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस S9 है और ये डिस्टेंस S8 है। क्या यहाँ तक सही लग रहा है? अब मुझे जो परसेंटेज चेंज निकालना है वो किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज जो डिस्प्लेसमेंट में होगा वो होगा जितना डिस्प्लेस मतलब एस जो चेंज आया S2 माइनस S1 में डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा S कंपेयर टू दैट इमीडिएट पीरियड। किसके कंपैरिजन में, S8 के कंपैरिजन में, तो S8 इंटू 100 लिखेगा। डेल्टा S क्या हो जाएगा, S9 माइनस S8 डिवाइडेड बाई S8 इंटू 100। अब कहानी यह है कि मैं S8 और S9 की वैल्यू क्या लिखूं, तो आपको Snth का फॉर्मूला याद होगा, ये होता है U प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए। तो S8 कितना, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2n माइनस 8 कितना हो जाएगा 17a, और S9 कितना हो जाएगा हाफ 2n माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 की जगह, अच्छा 8 लिखा है ना, 16 माइनस ये 15 होगा, ये 15 होगा, और S9 होगा 2n माइनस 1 यानी 2 इंटू 9 माइनस 1 यानी ये 17a हो जाएगा। तो डेल्टा S9 कितना होगा
17a/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 15a/2 डिवाइड बाई S8 कितना है, S8 है 15/2a इंटू 100 है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेसिकली तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ जाएगा 17 माइनस 15 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 15 इंटू 100 यानी ये कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 15 और इसकी वैल्यू आप अगर देखोगे तो ये 100 डिवाइडेड 5 आ जाएगा, ये आएगा लगभग 13.3% के आसपास। यानी इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है an inflated balloon with a heavy rock tied to submerge in water as the balloon sink deeper and deeper। तो ये कह रहा है मेरे पास एक ये बीकर है, ठीक है ना, जिसमें मेरे पास पानी रखा हुआ है और इस पानी में मैंने क्या किया है एक बैलून को रखा और इस बैलून को एक स्टोन से क्या किया है बंद रखा हुआ है। अब आपको और सी बात है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर ले जाते हो तो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है बाउंस फोर्स लगाता है, ठीक है ना, जिसको आप FB से रिप्रेजेंट करो। इस FB की वैल्यू होती है लिक्विड की डेंसिटी इंटू V इनसाइड, है ना। और आप अगर देखना अगर ये मेरे पास अंदर जा रहा है तो बैलून की वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो V इनसाइड भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट, लिक्विड की डेंसिटी रो भी कांस्टेंट होगी, तो ये मेरे पास क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, चाहे आप इसको कितना ही डीप ले जाते हो, तो रिमेन नियरली अनचेंज्ड होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 4 एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको एक बार समझते हैं। अ पॉजिटिव इंसुलेटर इज बॉट कॉन्टेक्ट विद अनचार्ज कंडक्टर। ये एक कंडक्टर है अनचार्ज है और यहाँ पे मेरे पास एक नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये कह रहा है अगर मैं इस नॉन कंडक्टर जो मेरा पॉजिटिवली चार्ज है वो कंडक्टर में क्या करता हूँ मूव टच कराता हूँ, तो जैसे ही मैं इस नॉन कंडक्टर को इस कंडक्टर से टच कराता हूँ यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज कहाँ पे फ्लो करेगा कंडक्टर में, ड्यू टू कंडक्शन के वजह से इस पे अब कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब आप क्या बोलोगे कि कंडक्टर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू कंडक्शन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बोलो क्या यहाँ तक बात क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस इनिशियली एट रेस्ट, यानी एक का मास मेरे पास मान ले m1 है और एक बॉडी है जिसका मास है m2, कह रहा है आर एक्टेड बाय द सेम फोर्स फॉर सेम टाइम। ये फोर्स F यहाँ पे भी लग रहा है, इस पे भी फोर्स F लग रहा है, ये फॉर डेल्टा टी टाइम के लिए लगा इसमें और इसमें भी सेम टाइम यानी डेल्टा टी टाइम के लिए लगा। कह रहा है देन बोथ बॉडीज एक्वायर सेम, दोनों बॉडीज की सेम क्या होगी, तो यहाँ पे आपको याद होगा न्यूटन के सेकंड लॉ से कि F इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P बाई डेल्टा टी, और P इनिशियल इस बॉडी का भी रेस्ट पे है तो 0 है, इस बॉडी का भी P इनिशियल 0 है, तो बाद में जो ये डेल्टा P है ये F डेल्टा T होगा और F डेल्टा T सेम होगा सेम फॉर बोथ बॉडी, क्योंकि दोनों में फोर्स भी सेम लग रहा है और सेम टाइम इंटरवल लग रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा सेम होगा। यानी अगर इसका फाइनल मोमेंट इनिशियल मोमेंटम 0 है और बाद में मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका F डेल्टा टी, तो M2 वाले ऑब्जेक्ट का भी F डेल्टा टी होगा, तो मेरे पास क्या सेम रह जाएगा सेम मोमेंटम होगा, सेम मोमेंटम होगा, यानी आंसर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक बार ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी रोड देन ऑन अ कॉन्क्रीट रोड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। देखना आप एक अप्रोप्रिएट रीजन ये कह सकते हो, फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। आप सैंड क्या होता है, सैंड बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, आप जैसे ही इसमें रखते हो आपका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जबकि रोड में पेनिट्रेशन नहीं हो पाता। अब पेनिट्रेशन हो गया तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट होगा चलने में, तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हो, सैंड इज ज़्यादा सॉफ्ट है देन कॉन्क्रीट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नंबर 7 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल कैन चेंज। अब देखना अगर मैं एक चार्ज है, ठीक है ना, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अभी इनसाइड द प्लेन है, ठीक है ना,
लेट्स सपोज, और यहाँ पे ये बी है। तो यहाँ पर आप क्या कहते हो, इस पे ये अगर मेरे पास क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसमें लगने वाला एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो आप कहते हो इस चार्ज पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप देखोगे तो क्यू एफ बी आई होता है। फोर्स बी कहाँ है, अंदर है, वी यहाँ पर है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। यही तो लिखते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, क्या लिखते हो, एफ थंब फोर्स लिखा होता है, बी ये वाला फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ये वी के डायरेक्शन में होता है, एफ बी आई या आई के। तो यहाँ पे वेलोसिटी ये हो गया, बी ये हो गया, तो फोर्स इस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे देखना फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर किसके है, वेलोसिटी के। इसमें यही तो लिखते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा इसके वेलोसिटी के। अब अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी यानी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। और आपको याद होगा कि यहाँ पे ये जो चार्ज है ये अब एक सर्कुलर पाथ में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है विद कांस्टेंट स्पीड। तो मेरे पास स्पीड, पार्टिकल कैन चेंज द मूविंग चार्ज, पार्टिकल कैन चेंज द पार्टिकल स्पीड ओनली, स्पीड तो चेंज ही नहीं करता, ये भी नहीं, केवल डायरेक्शन चेंज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखते हैं क्या सिनेरियो है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आपके पास एक लाइट ऐसे जा रहा है, ये मेरे पास इस तरह से पहला लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से और फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, और ये जो एंगल डी है ये एंगल डी मुझे निकालना है, और मुझे ये वैल्यू दे रखा है कि ये वैल्यू कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखना ये एंगल डी है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा लेता हो तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, एग्री हो। अब एंगल ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और ये 70 है, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। और यहाँ से मैं देखूँ तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस, यानी ये 90 प्लस थीटा होगा और ये भी 90 प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 2 थीटा। क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये एंगल थीटा अगर मान लेता हूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा नज़र आ रहा है। अब दूसरा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 180 माइनस थीटा नहीं होगा, सॉरी इसको एक बार मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये मेरे पास आ जाएगा, ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा ये 70 है तो ये एंगल मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक ट्रायंगल है उसमें टोटल 180 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा 110 माइनस थीटा, ये 110 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल आपका कितना, ये पूरा एंगल कितना होगा, देख ये एंगल आपके पास हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल आप मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो आप कितना लिखोगे, अल्फ़ा प्लस एक्स इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू है 110 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा माइनस 30 डिग्री x की वैल्यू, और ये x है तो ये भी x ही होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखना ये एंगल प्लस 2x, ये मेरे पास कितना होना चाहिए, एक ट्रायंगल में 180 के बराबर होना चाहिए, तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2x इजकल टू 180 के बराबर होगा, 180 से 180 चला गया तो माइनस थीटा प्लस 2x इजकल टू कितना आ जाएगा 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x के बराबर हो जाएगा, और x की वैल्यू है 2 थीटा माइनस 60, तो यहाँ से आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री आ रही है। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो d की वैल्यू क्या लिख सकते हो, आप d लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री आंसर। एक मिनट, ये मैंने गलत किया है, ये मेरे पास 20 आएगा, 90 माइनस 110 ये मेरे पास आ जाएगा 20, और फिर यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो ये होगा 2x की वैल्यू थीटा माइनस 40, 2 थीटा माइनस 40, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 40 आएगी, और थीटा की वैल्यू यहाँ 40 आएगी, d की वैल्यू 1 माइनस थीटा होगा, तो ये वैल्यू कितना आएगा
ये वैल्यू आएगा 1-40, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 140 डिग्री, यानी आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी के बराबर। यहाँ तक कहानी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक है, और इस स्क्रीन के सामने दो चीज़ें रखी हुई हैं। एक तो मेरे पास लाइट सोर्स रखा हुआ है, लाइट सोर्स रखा हुआ है कुछ इस तरह से, जिसका डायामीटर कितना है, डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, एक डिस्क रखा हुआ है, और इस डिस्क का मेरे पास डायामीटर है 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है मुझे रेशियो निकालना है ऑफ द एरिया अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा शैडो। अब अम्ब्रा शैडो और पेनम्ब्रा शैडो क्या होता है, देख यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, कैसे शैडो बनेंगे उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखना, एक तो सर जब लाइट सोर्स यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो यहाँ पर एक शैडो बनेगा कुछ इस तरह से, है ना, ये एरिया आएगा। और एक यहाँ से जब लाइट जाएगा, एक लाइट अगर आप मान के चल लो कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो आपके पास एक शैडो बनेगा, ठीक है ना, एक शैडो ये वाला बनेगा, ये इस लाइट रे के वजह से, ठीक है ना। तो ये दोनों के वजह से जो आपका ये वाला शैडो बन रहा है, ये आपके पास है अम्ब्रा शैडो, और ये जो बड़ा शैडो बनेगा ड्यू टू दिस वाले लाइट, इंसिडेंट लाइट की वजह से, वो जो शैडो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो पेनम्ब्रा बनेगा। तो बड़ा वाला जो शैडो बना और डिवाइड बाई छोटा वाला, इनका रेशियो में से क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूँगा, बस उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास स्क्रीन है, और ये मेरे पास प्लेट है, और ये मेरे पास सोर्स है। अब यहाँ पे देखना, अगर ये प्लेट है, ये सोर्स है, तो ये वाला जो शैडो बनेगा उसके लिए ये मेरे पास हो जाएगा रेडियस R1 ले लेता हूँ भाई, एक सर्कुलर भी बनेगा तो ये रेडियस R1 ले लेता हूँ। अब देखना ये रेडियस निकालेगा कैसे, R1, यहाँ पे देखना ये वाला लेंथ तो आपका 1 है, ये वाला भी 1 है, और ये 2 सेंटीमीटर क्या होगा, रेडियस होगा, तो ये भी 1 सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 20 है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रेडियस R1 है वो कैसे निकालोगे, देखो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल की तरह, तो आप क्या लिखोगे, दिस डिवाइड बाई दिस, यानी 1/20 शुड बी इक्वल टू ये वाला हाइट, ये वाला हाइट कितना होगा, ये हाइट होगा R1 - 1 डिवाइड बाई ये वाला लेंथ, वो हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा, R1 - 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 5, तो R1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि ये जो छोटा वाला जो मेरे पास शैडो बनेगा, ये हो जाएगा इसका एरिया πr²। अब एक मेरे पास इसके वजह से जो बड़ा शैडो बनेगा वो एक बार देख लेता हूँ, बड़ा शैडो कैसे बन रहा है, बस वो एक बार ध्यान से देख लेना। ये मेरे पास सोर्स था, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, और यहाँ से आप जब लाइट लेके जाओगे तो ये लाइट जो ये एरिया बनाएगा, ये बड़ा वाला रेडियस कितना हो जाएगा, R2, और इसकी वैल्यू निकाल लो तो काम बन जाएगी। अब ये R2 कैसे निकालोगे उसको एक बार देख लेना। देखना ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना था, 20, ये था 80, ठीक है। ये लेंथ अगर मैं देखूं तो ये वाला जो रेडियस है वो 1 आ रहा होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस आप मान लो x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 - x, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 80। अब देखना एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है ना, और एक ट्रायंगल आपको कौन सा दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब इसमें भी रेशियो दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस हाइट होगा, है ना। और एक ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो पहले x की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, एक बार ये वाला ट्रायंगल देख लेना, ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में आप क्या बोलोगे, x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू ये वाला लेंथ है 20 - x डिवाइड बाई ये वाला लेंथ आपके पास कितना आ रहा है, ये वाला लेंथ आ रहा है 2, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 20, यानी x की वैल्यू आपके पास 20/3 आ गई। पहला चीज़ ये निकल आया। अब यहाँ पे देखना, एक ट्रायंगल मुझे कौन सा दिख रहा है, एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ।
अब देखना ये वाले ट्रायंगल में आप क्या बोलोगे, ये वाले ट्रायंगल में ये हाइट 2 है डिवाइड बाई 20 माइनस एक्स इजकल टू, बड़े वाले ट्रायंगल में रेडियस R2 है डिवाइड बाई ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स प्लस 80, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 20 माइनस एक्स की वैल्यू 20/3 इजकल टू R2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स की वैल्यू 20/3। यहाँ से R2 की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 40 और ये R2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखना R1 की वैल्यू ये है और R2 मेरे पास कितना आ रहा है, R2 मेरे पास आ रहा है 14 और R1 की वैल्यू आ रही है 6। तो आप अगर बड़े वाले शैडो का एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R1 स्क्वायर, ये होगा एरिया का रेशियो और ये कितना हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा R2/R1 कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा का बोल रहा है ना, तो ये R2/R1 नहीं R1/R2 का रेशियो होगा, ठीक है ना। तो R1 कितना हो जाएगा, R1 मेरे पास हो जाएगा 6 डिवाइड बाई R2 है 14, इसका स्क्वायर लोगे ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास आ जाएगा 0.18, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एक बार 11 ट्राई करते हैं। 11 क्या कह रहा है, कंसिडर ऑफ फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मस्ट बी ऑलवेज सेम एज द वेलोसिटी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरा पार्टिकल आगे मूव कर रहा हो बट वेलोसिटी कम हो रहा हो तो एक्सेलरेशन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो स्टेटमेंट 2 तो वैसे ही गलत है, तो इसमें स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका डी आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार 12 डिस्कस कर लेते हो। 12 डिस्क में भी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, व्हेन रेड लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर फ्रॉम ऑब्जर्वर इन वाटर इट अपीयर्स टू बी स्टिल रेड। यानी बेसिकली देखो अगर मैं कोई भी लाइट या कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो आप क्या बोलते हो, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, है ना, मीडियम पे तो डिपेंड करती नहीं है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो मेरे पास वाटर के अंदर है उसे भी रेड लाइट ही नजर आएगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कलर इज लाइट एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ये भी सही है। लाइट की कलर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना, अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो लाइट की कलर भी वही होगी। तो मेरे पास स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है और दोनों का मेरे पास करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 1 यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ही सही है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू आपका दिया है इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक मास जिसका m दिया है, इस फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो आप इसका टाइम पीरियड बोलते हो 2π√m/k, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/t यानी 1/2π√k/m हो जाएगा। तो 1/2π, m की वैल्यू कितना दिया है 7600 और ये 0.25, 1/2π ये √76 है और ये डिवाइड बाई 25 का रूट हो जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 100 × 100 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 दूना 10 ये खत्म हो जाएगा तो 10√76 डिवाइड बाई पाई आ जाएगा, है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास इसका आंसर, इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको आंसर सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 76 लगभग कितना हो जाएगा, इसको मैं 10 × 76 5 पे 6 9 9 81 होता है यानी 8.5 डिवाइड बाई इसको 3 पॉइंट समथिंग के लिख सकता हूँ 3.14, ये कितना हो जाएगा 85 डिवाइड बाई 3.14, है ना। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये लगभग 3 दूना 6 2 8 27 के आसपास आएगा यानी इसका आंसर मुझे कितना मिल जाएगा, इसका आंसर मुझे बी मिल जाएगा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वेव इज सेंट अलोंग अ स्ट्रिंग बाय ऑक्सिलेटिंग एट 1 in इफ द टेंशन इन स्ट्रिंग इज इंक्रीज देन स्पीड ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो अगर यहाँ पे देखना v इक्वल टू होता है f लैम्डा, जहाँ v वेलोसिटी है, f क्या है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मेरे पास वेवलेंथ। f तो मेरे पास डिपेंड नहीं कर रहा है मीडियम पे, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तो यहाँ पे अगर मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम तो स्पीड इंक्रीज अ वेव सेंट स्ट्रिंग बाय 1 in इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज। अब देखना अगर मेरे पास स्ट्रिंग में टेंशन इंक्रीज करते हो तो मेरे पास वेलोसिटी भी इंक्रीज होता है
है ना। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा, मगर फ्रीक्वेंसी अलग नहीं हो सकती है ना। देन वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, तो स्पीड इंक्रीज होगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ इंक्रीज, यानी आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन 15 का देखता, कह रहा है क्लॉक ए बेस्ड ऑन ऑक्सीलेशन ऑफ स्प्रिंग एंड क्लॉक बी इज बेस्ड ऑन पेंडुलम मोशन। ठीक है, बोथ आर क्लॉक्स कीप्स द सेम टाइम ऑन अर्थ इफ दे आर टेकन टू प्लैनेट हैविंग हाफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड ट्वाइस द रेडियस। यानी जो क्लॉक ए है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 में क्लॉक ए स्प्रिंग बेस्ड है, ठीक है ना, यानी इस तरह का कोई स्प्रिंग बेस्ड क्लॉक होगा, और क्लॉक बी जो है, क्लॉक बी ये मेरा पेंडुलम बेस्ड है, पेंडुलम बेस्ड है, यानी इस तरह का कोई सिनेरियो होगा। अब देखना पेंडुलम, इसमें स्प्रिंग में जो टाइम होगा, टाइम पीरियड स्प्रिंग में होता है 2π√m/k, तो यहाँ पे मेरे पास √m/k होगा। अब अगर मैं इन यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास ये तो जी, भाई मेरे पास एक प्लैनेट ए है जिस पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी है अर्थ के हिसाब से, और इसका रेडियस r है और इसकी डेंसिटी ρ है। आप एक दूसरा प्लैनेट ले रहे हो, दूसरे प्लैनेट का रेडियस तो 2 टाइम्स कर दिया आपने, ठीक है ना, एंड डेंसिटी कितना बोल रहा है, डेंसिटी r/2 है, तो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी, है ना। तो अब बात यह है कि मेरे पास स्प्रिंग ये तो जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो प्लैनेट ए और प्लैनेट बी में रखो तो कोई टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लॉक ए का तो जी में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो प्लैनेट ए और प्लैनेट बी में सेम ही टाइम पीरियड होगा, तो सेम टाइम रिप्रेजेंट करेगा। जबकि पेंडुलम का जो होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√g/L/g, ठीक है ना, ये होता है L/g, या ये जी पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर जी मेरा इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, यानी कुछ अलग टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे देखना जी की जो वैल्यू आती है, जी मेरे पास होता है जी की वैल्यू, बस एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो किसी प्लैनेट के लिए gm/r² होता है, जहाँ पे मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा 4/3πr³ /r², यानी ये कितना होगा 4/3ρgr, है ना। तो g की वैल्यू कितनी आएगी अर्थ के लिए, ये आएगी 4g ρr/3, जबकि दूसरे प्लैनेट के लिए मेरे पास जिसका रेडियस 2 गुना कर दिया और ये कितना कर दिया है, डेंसिटी हाफ कर दिया है, और ये 2 गुना कर दिया है, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3g ρr। तो दोनों का तो g की वैल्यू सेम है, तो इस प्लैनेट में, इस प्लैनेट के लिए भी g की वैल्यू अगर g है तो g डैश की वैल्यू भी g ही आ रही है ना, और दोनों के लिए जी सेम है, तो टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड पेंडुलम क्लॉक का भी चेंज नहीं होगा, चाहे अर्थ पे रखो चाहे मेरे पास इस प्लैनेट में लाके रखो, और टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा, तो सेम टाइम रिप्रेजेंट करेगा। तो बोथ विल रन एट इक्वल फास्टर रेट देन अर्थ, इक्वल फास्टेस्ट, बोथ विल रन एट द सेम रेट एज अर्थ, दोनों सेम रेट से जिस तरह अर्थ पे मूव कर रहे थे उसी तरह से यहाँ, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। बस ये कहानी है, ठीक है। आई होप कि आपको जितने सॉल्यूशन है वो क्लियर समझ में आ गए होंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच, बाय।